सो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने पहले से पार्ट 1 कंप्लीट कर की थी यहाँ तक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। ओके, व्हेन जब हम सडन एक्शन सडनली कोई काम करते हैं उसको हम रिफ्लेक्स नाम देते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्स देने के लिए जो सडन वर्क हम करते हैं, जो सडन चेंज हम करते हैं, उससे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, सो वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। मैंने बस से जंप किया रिफ्लेक्सली, मतलब सडनली। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। मैंने फ्लेम से हाथ को पीछे ले आया रिफ्लेक्सली, मतलब सडनली। सो आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। मैं बहुत भूखा था, इसलिए मेरी माउथ वाटरिंग हो गई जब मैं खाना को देखा सडनली। ओके, सडनली मेरी माउथ वाटरिंग हो गई। तो रिफ्लेक्स का मतलब यहाँ पर हम जान सकते हैं सडनली। ओके, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? अब हमारा मतलब क्या होता है? अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। सडन का रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो चीज़ हम विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना कुछ सोचे समझे करते हैं। ओके, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, और हमारे कंट्रोल के मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसी एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। देखो, अगर तुम फ्लेम से हाथ हटाते तो क्या मतलब ये सोचते हो कि मैं हाथ हटाऊंगा या नहीं? हाँ, तो सडनली हाथ को ले आते हैं ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल, ये तुम्हारी कंट्रोल के मतलब अंडर में नहीं है। ओके, सो ये दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। ओके, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस? ओके, सो ये सब सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर, मतलब एनवायरमेंट के कोई भी चेंजेस को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर सडनली मैनर में हम सडनली कोई काम करते हैं विदाउट कंट्रोलिंग इट, ये हमारे कंट्रोल के अंडर में नहीं है, सो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। चलो इसे हम और एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ओके, सो लेट अस कंसीडर इट फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ओके, फ्लेम को टच करना हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन है, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, कोई भी एनिमल के लिए फ्लेम को टच करना एक डेंजरस सिचुएशन ही है, डेंजर है वो। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस? पर हम इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड। हम एक तरह के सोचते हैं कि अगर मैं फ्लेम पे हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। हम वो पेन को हम सोचते हैं कि कैसा वो पेन होगा, कैसा वो पॉसिबिलिटी होगी। ओके, गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड्स, इसलिए हम हाथ को पीछे ले आते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अस टू थिंक ऑल दिस? तो हमें सोचने के लिए कितना वक्त लगता है? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। इसका आंसर डिपेंड करता है कैसे हम सोचते हैं, जल्दी सोचते हैं या कम सोचते हैं। ओके, इफ नॉर्म इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। अगर ये जो नॉर्म इम्पल्सेस है, नॉर्म इम्पल्सेस हमने कहा था जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट में पहले नॉर्म इम्पल्स जाएगा केमिकल, ओके, फिर सेल बॉडी को जाएगा, फिर एक्सोन के थ्रू एक्सोनल टर्मिनल पे आएगा, फिर टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक क्या होगी, मतलब वो नर्व इम्पल्सेस क्या होगी, केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर केमिकल्स फिर से नर्व इम्पल्स की तरह काम करके डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन को जाएंगे। ओके, तो वही नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। ओके, वो क्या एक उनका एक पैथ होता है, कैसे वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर करते हैं। तो ये हम जो सोचते हैं कि गेटिंग बर्न, हमारा हाथ जल सकता है, वो ये सोचने की जो नर्व इम्पल्सेस है, ये सोचने का जो मतलब ये थिंकिंग का जो नर्व इम्पल्सेस है, वो क्या वैसे ही एक पैथ में ग्रो मतलब वर्क करते हैं, ऐसे ही पैथ में वो जाते हैं। सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड, इसके बारे में हमने पहले से पढ़ा है। देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। ओके, इसलिए ये सब इम्पल्सेस के द्वारा ही हमारे थिंकिंग होती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही इम्पल्सेस क्रिएट होता है। इसका मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही मतलब इम्पल्स नॉर्म इम्पल्सेस तैयार होता है। ओके, मतलब फ्लेम में हाथ डालने से ये जल सकता है, तो इसका एक ये है क्या, ये है थिंकिंग जल सकता है, और नॉर्म इम्पल्सेस उसके लिए एक बना। ओके, ओके, so thinking is a complex activity. So thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. So thinking के लिए हमें एक complicated interaction चाहिए, मतलब ये complex activity है, एक difficult activity है, इसलिए इसके कंपेयर में हमें वैसा ही एक डिफिकल्ट मतलब वैसा ही एक कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन चाहिए ऑफ नर्व इम्पल्सेस के मतलब कॉम्प्लिकेटेड नर्व इम्पल्सेस की इंट्रैक्शन चाहिए फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स एंड कॉम्प्लिकेटेड नर्व इम्पल्सेस हमें थिंकिंग के लिए चाहिए। देन if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of a dense network of intricately arranged neurons. Okay, तो हमारे बॉडी के अंदर जो थिंकिंग टिश्यू है जिसके द्वारा हम थिंक करते हैं, थिंक हम कहाँ से करते हैं, ब्रेन से करते हैं कि नहीं? थिंकिंग हम ब्रेन से करते हैं। तो
ये जो थिंकिंग टिश्यू है इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क्स ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स. ओके, इंट्रिकेटली मीनिंग भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो इट इज नोट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स. तो ये जो थिंकिंग टिश्यू है हमारी बॉडी में, इसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या है ना, कॉम्प्लिकेटली और कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड है, कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड है. ओके, सो हमारे बॉडी में ये जो थिंकिंग टिश्यू है ये डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स वे में क्या है, अरेंज हुई है. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. तो ये अगर हमारा स्कल हो गया, ओके स्कल हो गया, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है. ओके, ये हम स्कल हो गया, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, फॉरवर्ड ये है तो इसके एंड में यहाँ पे थिंकिंग टिश्यू रहता है. सो इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. Okay, so thinking part of the brain is in the skull must be connected to the okay हाँ, it sits in the forward end of the skull. तो skull के forward end में ये रहता है thinking tissue and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them. तो ये सारे बॉडी से जितने भी सारे हम जो भी सोचते हैं उससे सब नर्व इम्पल्सेस सारे बॉडी से यहाँ तक आती है. ओके, सारे सिग्नल्स आते हैं, सर न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स कैरी करते हैं वो सारे बॉडी से इस थिंकिंग टिश्यू तक आती है. जो भी हम सोचते हैं उसके सारे मतलब क्या, हम जो भी सोचते हैं उसके सिग्नल सब इस थिंकिंग टिश्यू को आती है मैनी न्यूरॉन्स के थ्रू. और फिर बॉडी व्हिच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम, जहाँ क्या होता है ना, जब ये सिग्नल्स लेकर पहुंच गए थिंकिंग टिश्यू की तरफ, फिर थिंकिंग टिश्यू क्या करें ना, सोचेगा कि इसके रेस्पॉन्ड में ये जो एनवायरनमेंट की चेंज हुई है इसके रेस्पॉन्ड में हम क्या दें, मतलब हम क्या करें इसकी रेस्पॉन्ड में, वो ये सोचकर फिर जवाब देती है. ओके, जैसे कि मैंने अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा, ओके तो क्वेश्चन पूछा मतलब वो क्वेश्चन है एनवायरमेंटल चेंज. यहाँ समझो, मैंने अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन है एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंट में जो कुछ चल रहा है. ओके, एनवायरमेंटल चेंज मैंने तुमसे पूछा. ओके, पूछा मैंने जो तुमसे पूछा, आई आस्क यू, ये आस्क को हम बोलेंगे सिग्नल. ओके, इस आस्क को बोलेंगे मतलब मैंने जो तुमसे पूछा वो पूछने को हम सिग्नल बोलेंगे. और ये हो गए स्कल, इसका समझ लो तुम, स्कल हो गए तुम, सॉरी स्कल के अंदर जो थिंकिंग टिश्यू है ये हो गए तुम. तो मैंने तुम्हें जो सिग्नल पूछा, मैंने तुम्हें जो सिग्नल एनवायरनमेंट से जो सिग्नल तुम्हें दी, एनवायरनमेंट से जो सिग्नल तुम्हें दी, तुम क्या करोगे, क्या डायरेक्ट तुम मुझे बताओगे, नहीं, थोड़ी सोचोगे समझोगे क्वेश्चन को फिर जाकर तुम रेस्पॉन्ड करोगे. तो आंसर हो गई रेस्पॉन्स. ठीक है, इसको इसी तरह समझना. एनवायरनमेंट के चेंजेस को अगर हम सोच लेंगे, क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस, मैंने जो तुमसे पूछा उसको हम समझ लेंगे सिग्नल. तो क्वेश्चन क्या मतलब, क्वेश्चन को मैंने तुमसे पूछा है इसलिए वो सिग्नल हो गया. ओके, तो सिग्नल को फिर जाएगा थिंकिंग टिश्यू तक, थिंकिंग टिश्यू से फिर वो सोच समझ कर रिस्पॉन्स देगा उस एनवायरनमेंट के लिए. सॉरी. Okay, next obviously in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. तो ये जो obviously in order to receive the signal को receive करने के लिए this thinking part of the brain, ये जो thinking part है brain की in the skull must be connected to nerves. ज़रूरी होता है कि ये nerve से connected हो, ये nerve से कनेक्टेड है. ऑब्वियसली नर्व से कनेक्टेड होगा तभी तो न्यूरॉन्स सिग्नल्स को लेकर उस तक पहुंच पाएंगे. ठीक है, कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी से नर्व से जो अरेंज्ड होकर वहां तक कनेक्ट हुए हैं. देन
Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. Okay, if this part of the brain is to instruct muscles to move, अगर ये पार्ट ब्रेन का ये जो थिंकिंग पार्ट है अगर ये इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब देखो अच्छा समझो इसे ज़रा। ओके, अगर ब्रेन की ये थिंकिंग पार्ट अगर ये रिस्पॉन्स में देगा कि इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, ये थिंकिंग पार्ट क्या करेगा, ब्रेन की ये थिंकिंग पार्ट क्या करेगा, रेस्पॉन्ड में मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि तू कंट्रैक्ट हो या ओके मसल्स टू मूव मतलब तू मूव कर, मसल्स को ये इंस्ट्रक्शन देगा, ये आदेश देगा कि तू मूव कर। नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो एक बार नर्व लेती है सिग्नल को लेकर, मतलब हेड की तरफ, हेड को पूछती है, फिर बाद में रेस्पॉन्स जो हेड बोलता है वही रेस्पॉन्स को फिर कैरी करके जिसके पास लाना है उसको लेती है। मतलब देखो यहाँ पर फ्लेम जल रही है, इसमें तुम हाथ डाल दी तो ये सिग्नल गया क्या, नर्व्स के थ्रू सिग्नल गया ब्रेन को, ब्रेन के थिंकिंग पर बोलेगा नहीं हाथ जल सकता है और हाथ जल रहा है, तो इसके रेस्पॉन्स पे ये क्या करेगा, फिर से नर्व्स क्या करेगी ना, ब्रेन से जो उत्तर है, ब्रेन से जो रेस्पॉन्स है उसको फिर कैरी करके लाएगी किसके पास, मसल के पास। मसल को फिर बोलेगी देखो ब्रेन ने कहा है कि तुम मसल को मूव करो, मतलब हाथ को पीछे ले आओ ताकि हाथ, मतलब क्योंकि हाथ जल रहा है। ओके, ये हमारे लिए बहुत डेंजरियस है। तो पहली बात, पहले नर्व्स जाएगी सिग्नल को लेकर हेड की तरफ, फिर हेड से वापस रिस्पॉन्ड लाएगी उसकी जहाँ तक लाइन नहीं है। ठीक है, देन नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात, nerves coming from various parts of the body carrying signal, फिर carry the signal back from where, from brain to different parts of the body। पहले जाएगी सिग्नल्स को लेकर, फिर हेड से आएगी सिग्नल्स को फिर बैक करेगी। ओके, if all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned। ओके, तो ये हमारे लिए थोड़ी टाइम लेती है। और if all of this is done to be if all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned। अगर ऐसा होता तो हमें थोड़ी काफ़ी टाइम लगता। अगर देखो अगर यहाँ ऐसा होता, ये जितने सारे मतलब फॉर्मेट्स है, जितने सारे फंक्शंस है, अगर ये एक के बाद अगर ऐसा होता तो ये हमारे लिए इनफ टाइम है कि हमारे हाथ जल भी सकता है। क्योंकि थिंकिंग पार्ट मतलब सोच कर कोई रिस्पॉन्स फिर पहले जाएगी, फिर ब्रेन समझेगी, सोचेगी, फिर जाकर सिग्नल भेजेगी। तो यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से काफ़ी टाइम निकल जाता है जब तक कि हमारा हाथ बर्न हो जल जाता है। ओके, जल जाता है। तो ये सब सोचने समझने का वक्त थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का हमारे बॉडी की डिज़ाइनेशन कैसे सॉल्व करती है। देखो थिंकिंग करना ना बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम ले लेता है, ये बहुत ही टाइम ले लेता है। इसीलिए यहाँ तक कि अगर हम सोचते रहेंगे और यहाँ हमारा हाथ जल रहा होगा तो ये थोड़ी देर हो जाएगी हमको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, रैदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ इट, तो हम हीट की सेंसेशन को सोचने के अलावा, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्टेड हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, तो इफ द नर्व्स जो नर्व्स होंगी दैट डिटेक्ट इट, जो नर्व्स डिटेक्ट हीट, जो नर्व्स दैट डिटेक्ट
heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way. ये ज़रूरी होना चाहिए कि ये कनेक्ट हो nerves that move muscles. ये थोड़ी देख नहीं रही होगी, इसी तरह सुन के लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना, वरना मैं एक बार और से ये ब्लैक कलर में लिख लेती हूँ. ओके. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, इज द नर्व्स, ये नर्व्स, तो इसकी नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट, जो नर्व्स हीट को डिटेक्ट करता है वो जरूरी होना चाहिए कि वो कनेक्टेड हो किससे, कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे. नर्व्स दैट मूव्स मसल, जो नर्व्स मसल्स को मूव करने में हेल्प करती है वो नर्व्स जरूरी होना है कनेक्टेड हो किससे, जो नर्व्स डिटेक्ट हीट करता है, हीट को जो नर्व्स डिटेक्ट करता है उसके साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है. बार बार ये मेरा वॉलपेपर क्यों निकल आ रहा है. सॉरी स्टूडेंट्स, उसको थोड़ी इग्नोर करना, मेरी मतलब फ़ोन थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तुमसे पढ़ाई पे फोकस करो. ओके. connected to the process of detecting the signal or the input. ओके. ये जो प्रोसेस है, कोई सिग्नल को डिटेक्ट करना, कोई सिग्नल को पहचानना, ये जो प्रोसेस है, एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, और इसको जो रिस्पॉन्ड करना है, एंड आउटपुट एक्शन, कि जो इनपुट हो रहा है और जो आउटपुट. इनपुट क्या हो रहा है, जो सिग्नल्स जा रही है ब्रेन्स तक, जो सिग्नल्स जा रही है ब्रेन तक, उसको हम इनपुट बोलते हैं. मतलब प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल, सिग्नल को डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना. फिर जो आउटपुट होता है, जो रेस्पॉन्ड होता है, ब्रेन से जो आता है, जो रेस्पॉन्ड होता है, जो रेस्पॉन्ड होता है, जो आउटपुट होता है, एन एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली. ये क्विकली होना चाहिए, वरना हमारा हाथ भी जल सकता है. सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. तो इससे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिफ्लेक्स आर्क. ये क्या होता है समझना. Where should such reflex arc connections to be made between the input nerve और output nerve? ये कहाँ से कनेक्शन होती है इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व. इनपुट नर्व मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट और द नर्व्स दैट मूव मसल्स, ये दोनों कनेक्ट होना चाहिए. तो ये रिफ्लेक्स आर्क में किससे कनेक्ट होते हैं, ओके, किससे कनेक्ट होते हैं. द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स would be at the point where they first meet each other. The best place, ये कहाँ पर भी कनेक्ट हुए होंगे, जहाँ ये दोनों मीट करते हैं. ये हो गया मतलब नर्व दैट, मतलब इनपुट नर्व, और ये होगा आउटपुट नर्व. ये एक ही पॉइंट में मीट करते हैं, वहीं से ही ये मतलब क्या है, ये कनेक्शन हो पाता है, ये कनेक्शन हो पाता है. Between input nerve and output nerve. The best place of course would be at point where they first meet each other. वो वहाँ जहाँ से first meet करते हैं वहाँ से एक connection होता है. So nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. तो nerves from the all over the body, तो जितने भी सारी ये मतलब body हो गया, जितने भी सारे nerves है, सारे nerves आके एक बंडल इन एक बंडल में, स्पाइनल कॉर्ड की एक बंडल में वो क्या होती है, एक बंडल की तरह रह जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड उसे हम कहते हैं. तो सारे नर्व्स आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू रीच द ब्रेन. ओके. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही मतलब रिफ्लेक्स आर्क होता है. रिफ्लेक्स आर्क कहाँ ओकर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में.
ओके, द वे टू द ब्रेन, तो स्पाइनल कॉर्ड से ये ब्रेन तक भी कनेक्शन होता है। रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होगी वो ब्रेन तक भी पहुँचेगी, ऐसा नहीं कि ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी, ब्रेन तक भी पहुँचेगी। ऑफकोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स ऑल्सो इवॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट एनफ। यहाँ मैंने बोला था ना कि थिंकिंग प्रोसेस इतना भी फास्ट नहीं है कि मतलब हम जो चीज़ हो रहा है उसे हम रोक सके, इसलिए हम रिफ्लेक्स आर्क का यूज करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में जल्दी होता है सब कुछ। In fact, many animals have very little or none of the complex neurons network needed for thinking, क्योंकि थिंकिंग के लिए बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्स में मतलब फास्ट रेस्पॉन्स दे सके। बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स है जो फास्ट रेस्पॉन्स दे सके, तो ये बहुत कम होते हैं थिंकिंग प्रोसेस में। ओके, इसीलिए वो सब थिंकिंग में इतना भी भरोसा हम नहीं करते, हम करते हैं भरोसा रिफ्लेक्स आर्क पे। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्यों रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व होता है, व्हाई द रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व्ड। ओके, ये यही आंसर निकला, आज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। पहले ये लिखना, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज efficient ways of functioning in the absence of true thought processes. However, even after complex neurons networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स के आने के बाद भी रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए हमने किसको हायर किया है, रिफ्लेक्स आर्क को हायर किया है। ओके, तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ये लाइन रहेगी, क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड ओके आज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। थॉट प्रोसेसेस के एब्सेंस में ये रिफ्लेक्स आर्क ही काम करते हैं। ठीक है, फिर जाएंगे, ये देखो ये ड्राइग्राम, ये डायग्राम देखो, ये है हॉट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा हाथ हो गया हमारा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कौन हो गया, मैंने पढ़ाया था 5 तरह के रिसेप्टर्स, 5 तरह के रिसेप्टर्स पढ़ाया था कि नहीं। हमारे एक टोंग के लिए, आई के लिए, फिर नोज के लिए, फिर स्किन के लिए, स्किन यहाँ पे रिसेप्टर मैंने 5 तरह के रिसेप्टर पढ़ाए थे। फिर एक ईयर के लिए, हाँ तो ये जितने सारे मैंने रिसेप्टर्स पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए शायद, ठीक है पढ़ा दूँगी। देखो इनर ईयर के लिए एक होता है, एक नोज़ के लिए होता है जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, एक आइज़ के लिए होता है जिसे हम विजुअल रिसेप्टर बोलते हैं, फिर देन स्किन के लिए होता है जिसे हम हीट और पेन रिसेप्टर्स को बोलते हैं, और फिर हो गया हमारा क्या, हाँ नोज़ बोली, टंग को हम गस्ट्राटरी रिसेप्टर बोलते हैं, जो वो टेस्ट को मतलब सिग्नल, टेस्ट की सिग्नल को वो कैरी करता है। ओके, तो रिसेप्टर्स हो गए जो पहचानता है एनवायरनमेंट की चेंजेस को। रिसेप्टर का मतलब जो एनवायरनमेंट की चेंजेस को डिटेक्ट करता है, जो एनवायरनमेंट की चेंजेस को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, उसे हम रिसेप्टर बोलते हैं। फिर देखो यहाँ से हो गया
रिसेप्टर हीट और पेन रिसेप्टर इन स्किन, तो स्किन के जो रिसेप्टर से जो हीट और पेन को पहचानते हैं तो वो रिसेप्टर ऑन हो गया, उनका स्विच ऑन हो गया जब ये छूता है इस हॉट ऑब्जेक्ट को। फिर क्या होता है ना, रिसेप्टर्स का ये देखो ये कनेक्शन है, इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी टू द इन ब्रेन। जो न्यूरॉन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो सिग्नल ब्रेन से ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, ओके, तो यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड के को एग्जांपल पे देखेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन, वहाँ से जो सब लेकर आते हैं, जो न्यूरॉन आती है किसी मसल को, या फिर आउटपुट जो न्यूरॉन लेके आती है उसे हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, तो पहले रिसेप्टर हो गया, फिर सेंसर न्यूरॉन हो गए, सेंसर न्यूरॉन के थ्रू ये जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, फिर मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन तक मैसेज जाएगा। ओके, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन क्या है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जॉइंट करता है। ओके, हमने पढ़ा था जो नर्व्स डिटेक्ट करती है सिग्नल को और जो नर्व मतलब कैरी करती है सिग्नल को, एक जो नर्व्स जो इनपुट करता है और जो नर्व्स आउटपुट करता है, उन दोनों को एक कनेक्शन होनी चाहिए, वो स्पिंडल फाइबर में होता है। और ये स्पिंडल फाइबर में कौन कनेक्शन कराता है, रिले न्यूरॉन कराता है वो कनेक्शन। तो ये रिले न्यूरॉन सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्शन करता है। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये आएगा इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब ये रिसेप्टर हो गया जो पहचानता है एनवायरनमेंट के चेंजेस को, ये इफेक्टर जो उसकी रेस्पॉन्ड में देता है, रेस्पॉन्स जो करता है उसे हम इफेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे इफेक्टर कौन है, मसल से। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।